जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। आज हम आपको पॉलिटी की सेकंड क्लास लेंगे और आज हमारा पॉलिटी का सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये बीपीएससी क्लास हम प्री के लिए ले रहे हैं, जो कि आपका बीपीएससी का आज नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसमें लगभग आपका 250 सीटें हैं टोटल। आपका जो एसटीएम की पोस्ट है और आपका जो एग्ज़ाम है 30 सितंबर को होना है, तो इसलिए आप लोग को लगभग 90 डेज बचा हुआ है। सो आप लोग अब कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा, जिससे आपको प्री निकालने में आसानी हो। ये हम आपको बीपीएससी का घटना चक्र से करा रहे हैं आपका। तो आज पॉलिटिक्स सेक्शन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम हिस्ट्री का सेक्शन उठाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हलोक एग्जाम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग हलोक एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिएगा। तो हम कल आपको 100 क्वेश्चन करा चुके थे, आज हम उसके आगे करेंगे 100 के आगे। तो 100 से आगे मतलब 101 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 101 क्या कह रहा है? लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। यानी जिस दल को क्या होगा, बहुमत होगा, उसी दल के नेता को राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। और जो बहुमत दल का नेता होता है वही लोकसभा का नेता होता है तथा प्रधानमंत्री भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। किसके लिए पूछा है? आप लोग गौर से पढ़िए क्वेश्चन। लोकसभा के लिए। तो लोकसभा के लिए जो न्यूनतम एज होती है वो होती है 25 ईयर होती है। कितना होती है? 25 ईयर होती है। और राज्यसभा के लिए जो एज होती है वो राज्यसभा के लिए आपकी 30 होती है। और राष्ट्रपति के लिए आपका एज 35 होती है। और अगर आपको पंचायती का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपका एज 21 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 21। आर्टिकल 84 खा के अनुसार क्या है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए तथा राज्यसभा में 30 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। सेम क्वेश्चन है। लोकसभा सदस्य संसद सदन बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? अब क्वेश्चन आपका यहाँ ट्रिकी है थोड़ा। क्या पूछा है? संसद बोल दिया है और आपके ये नहीं बोला कि राज्यसभा या लोकसभा या प्रेसिडेंट। तो आपका पूछा संसद सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र आप क्या देखेंगे? लोकसभा के देखेंगे, क्योंकि न्यूनतम पूछा है। तो आप संसद के सदस्य लोकसभा से भी बन सकते हैं, तो न्यूनतम आपका क्या हो जाएगी? 25 ईयर हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो लोकसभा का प्रत्याशी अगर उसको 1/6 यानी टोटल का 1/6 भाग उसका वोट नहीं मिलता है, उस प्रत्याशी क्या होती है? जमानत जब्त हो जाती है। किसी भी चुनाव में हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट हो या पंचायती चुनाव हो, तो 1/6 वोट उसको मिलना ही चाहिए। ये किस किस अधिनियम के तहत बताया गया है? तो ये जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत क्या बताया गया है कि चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग वोट प्राप्त नहीं करता तो उसकी क्या हो जाती है? जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगी? यह 1971 वाली जो है ये आपका 2026 तक यथावत स्थिति बनी रहेगी। कब तक? 2026 तक। ये कब संशोधन किया गया था? ये संविधान के 84वें यानी कि 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा किया गया था। कि जो इसमें क्या किया गया था, जो पहले 1971 का सेंसस था वो लिमिट किया था कि 2000 तक ये वैलिड रहेगी, लेकिन इशू के बढ़ाकर क्या कर दिया गया था? 2026 तक लिमिट कर दिया गया था कि 2026 तक कोई सीटों का बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन आते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो सेम क्वेश्चन वही है 1971 के अनुसार, जनगणना के अनुसार
निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किसका पूछा है? राज्य विधानसभा, ध्यान रखिएगा, यानी कि स्टेट के बारे में पूछा है जो विधायक होते हैं। तो देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में टोटल कितनी 60 सीटें हैं। हिमाचल में 68 सीटें हैं। मणिपुर में 60 सीटें हैं। मेघालय में 60 सीटें हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ पर सीटें हैं आपके? हिमाचल प्रदेश में। और साथ ही क्या है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक में जो स्टेट के बारे में दिया गया है, तो उसमें जो आर्टिकल आपके 170 है वो क्या बताता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे, जो कि अधिकतम 500 होंगे और मिनिमम कितने होंगे? 60 होंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। इसे क्या है? कुछ एक्सेप्शन है आपको, जैसे सिक्किम है, गोवा है, पुडुचेरी, ये कुछ एक्सेप्शन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये पहले था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? डिलीट कर दिया गया है इसको, ठीक है। पहले क्या था कि राष्ट्रपति लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य को नामित करते थे, लेकिन इसको अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के थ्रू क्या कर दिया गया है? इसको डिलीट कर दिया गया है और केवल SC ST के लिए रिजर्वेशन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? जो अनुसूचित जातियों के लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया वो आर्टिकल 330 के तहत किया गया है। किसके तहत किया गया है? 330 के तहत किया गया है। उसमें क्या बताया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें? 330 में। और जो आर्टिकल दिए हैं आपके, जो उसके बाद आपका क्या कहा गया है? और उसी वही अनुच्छेद 330 फर्स्ट खा में क्या कहा गया है कि असम, इसके बारे में असम के 100 शासित जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए था है, यानी कि ये असम के छोड़कर और सभी के लिए किया गया है प्रावधान, ठीक है। और आर्टिकल आपका 332 दिया है। तो 332 आपका किससे संबंधित आर्टिकल है? ये 332 आपके है कि राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। 332 आपका स्टेट के लिए है और 330 आपका किसका है? लोकसभा के लिए है। और 331 में क्या बताया गया है कि लोकसभा में जितने एंग्लो इंडियन समुदाय के थे प्रतिनिधि, उनको क्या कर दिया है? डिलीट कर दिया गया है। पहले 331 में था, 331 में क्या था कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय था उनके लिए रिजर्वेशन था। 331 में, 330 में SC के लिए था, लोकसभा के लिए SC ST का। 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए था। 332 में सेम प्रावधान जो 330 में लोकसभा में है, वही प्रावधान 332 में स्टेट में है। और 333 डिलीट कर दिया गया है। 331 और 333 ये भी क्या है? एंग्लो इंडियन के लिए है। ये स्टेट के लिए था और ये आपका सेंटर के लिए था। ये दोनों क्या कर दिए गए हैं? 31 और 333 डिलीट कर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है? तो यस, लोकसभा के कार्यकाल को भंग किया जा सकता है, क्योंकि लोकसभा क्या है? आपका अस्थायी सदन है और इसको प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री का तात्पर्य क्या होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। सेम क्वेश्चन है, क्या करें? लोकसभा को भंग किया जा सकता है? तो यस, डेफिनेटली लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 साल के पहले भी, और किया भी गया है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में
4-5 में 6 महीने पहले लगभग उसको क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया और चुनाव जल्दी करा लिए गए थे। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से भंग कर दिया जा सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम एक साल में 2 सत्र बुलाए जाते हैं, क्योंकि एक सत्र से दूसरे सत्र का गैप मिनिमम 6 माह होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल आपका 85 क्लॉज 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य भेजता है? सबसे ज़्यादा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की सीटें टोटल कितनी हैं? 80 सीटें हैं। क्या कितनी हैं लोकसभा के? 80 हैं। और सेकंड नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कितने हैं? 48 हैं। कितने? 48। देन उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आपका 42 है। मध्य प्रदेश से आपके 29 है और बिहार से आपकी 40 है। तो अब जो ट्रेंड आ रहा है क्वेश्चनों का, फर्स्ट नहीं पूछता, सेकंड थर्ड पूछ लेता है। तो सेकंड आपका ध्यान रखिएगा, 48 आपका महाराष्ट्र है और थर्ड आपका पश्चिम बंगाल है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? अब ये क्या पूछा? लोकसभा में सेम क्वेश्चन पूछा, तो हमने बताया ना सेकंड पर कौन है? सेकंड पर आपका महाराष्ट्र है और थर्ड पर कौन है? आपका पश्चिम बंगाल है। ये क्वेश्चन 1994 का था, तब आपका बिहार का डिवीजन नहीं हुआ था, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन अपने से देख लीजिएगा। लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था पहला आम चुनाव। 1951 से स्टार्ट हुआ था, 1952 में फिनिश हुआ था। और 13 मई 1992 की पहली क्या हुई थी? बैठक हुई थी। यानी कि जो पहला लोकसभा का अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो किस आधार पर दिया जाता है? उसके जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। और इसका राज्यसभा का निर्धारण कहाँ पर दिया गया है? तो चौथी अनुसूची में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 1/3 प्रत्याशी। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं। तो राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा आपकी कभी भी भंग नहीं हो सकती है। क्या है? राज्यसभा आपकी कभी भी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है। लोकसभा आपका क्या है? भंग किया जा सकता है। किसके? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। इसलिए राज्यसभा को क्या कहते हैं? स्थायी सदन या उच्च सदन कहते हैं, या एल्डर ऑफ हाउस कहते हैं। हाउस ऑफ एल्डर्स या एल्डर्स ऑफ हाउस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो अभी हमने बताया ऊपर कि राज्यसभा भंग की नहीं जा सकती है, तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। तो जब भंग ही नहीं की जा सकती, कोई सवाल ही नहीं उठता राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो टोटल कितने किए जाते हैं? 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं, जो कि आपका ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जा सकते हैं। और ये किस फील्ड से होते हैं? तो ये साहित्य से हो गया, कला और समाज सेवा में, या विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव से सिलेक्ट किए जाते हैं, इन फील्डों से। राज्यसभा के चेयरमैन हैं, तो राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? राज्यसभा का पूछ रहा, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो राज्यसभा का चेयरमैन हमें कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर कोई कार्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति ये
राज्यसभा के चेयरमैन पर ही कार्य करते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर का निर्वाचन होता है, इसमें कौन कौन वोट डालते हैं? तो लोकसभा के जितने सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और करंट में कौन है लोकसभा स्पीकर? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि करंट के लोकसभा स्पीकर कौन है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष है। क्या पूछा? वर्तमान उपाध्यक्ष पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कब का है? 99 का है। तो उस टाइम कौन थे उपाध्यक्ष? पीएम सईद थे। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नाना देव हो जाएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। ये आपका आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अनुसार बताया गया है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। अब क्या है? राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो जो शून्यकाल का शब्द बड़ा यूज किया जाता है, ये प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है। यानी जो प्रश्नकाल है और सभा पत्र रखे जाने के तत्काल क्या जाता है? पश्चात किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले का समय क्या होता है? लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? क्या पूछ रहा है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंधित है? ये नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण तथा क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें क्या किया जाता है? सचिवालय नीति निर्माण कार्य करता है। जो सचिवालय होता है वो क्या करता है? नीति निर्माण का कार्य करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय या एजेंसी द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? ये आपका किससे संबंधित है? ये संसद के अधीनस्थ विधान पर जो 15 सदस्यों की स्थायी समिति तो उससे संबंधित है। किससे हो जाएगा? अधीनस्थ विधान पर समिति। आम आदमी पार्टी है, क्या है? राज्य पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, या राष्ट्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है? अब क्या है? आम आदमी पार्टी क्या है? नेशनल पार्टी बन गया था, तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। और किसी भी नेशनल पार्टी के बनने के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है तथा उनके चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या स्टेट पार्टी का दर्जा देता है। और जो जिनका प्रदर्शन नहीं होता उनको क्या है? गैर मान्यता प्राप्त दल करके घोषित कर देता है। तो देखते हैं स्टेट पार्टी बनने के लिए क्या क्या आपके कंडीशन होना चाहिए। तो स्टेट पार्टी बनने के लिए आपका यदि किसी दल ने राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में, इसके विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करता है और उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों, या यदि वो राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से कुल वैध मतों का कितना 6% वोट प्राप्त किया हो और उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीट जीती हो, या यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों को 3% या 3 सीटें या उससे ज़्यादा भी प्राप्त किए हो तो स्टेट का दर्जा मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, पहले तो कब बुलाया जाता है और किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो संयुक्त अधिवेशन 108 आर्टिकल 108 का
अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब क्या हो जाता है, कोई बिल पास ना हो पाए या डेड हो जाए, या दोनों क्या है, दोनों सदनों में कोई मतभेद हो, तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए स्टेटमेंट गलत है। भारत के उपराष्ट्रपति, ये भी गलत है। संविधान में संशोधन संबंधी विधेयक को पारित करने के लिए, ये कह सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड आंसर नहीं है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, आपको ये देखना है कि मतभेद हो, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जाता है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया था। संविधान संशोधन में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो सबसे सर्वोच्च कौन है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन है। दिल्ली है। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। और दिल्ली में अगर बात की जाए तो लोकसभा की टोटल 7 सीटें हैं, राज्यसभा की टोटल 3 सीटें हैं, और विधानसभा की टोटल 70 सीटें हैं। और करंट टाइम पर वहाँ के दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है और किस पार्टी के हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। सिक्किम भारत का राज्य बनाया गया था। तो सिक्किम भारत का राज्य कब बनाया गया था? तो ये 35 संशोधन, जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? 35वां संविधान संशोधन 1974। और ये 22वां राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो अगर किसी भी स्टेट को काटकर अलग राज्य बनाना है तो किसके द्वारा बनाया जाता है? वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा बिल लाया जाता है। और ये आर्टिकल आपका राज्यों के निर्माण का आर्टिकल किस में दिया गया है? आर्टिकल 3 के अनुसार ये किसका अधिकार है? संसद का अधिकार है कि किसी स्टेट से नया स्टेट बनाना या स्टेट का नाम चेंज करना, ये किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का है। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया है, के अध्यक्ष हैं। तो उसके अध्यक्ष कौन है? कौन थे? एम.एन. वेंकट चिलैया थे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुए थे। तो जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? भारतीय संविधान के द्वारा की गई थी। और बात किया कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124 में, 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता क्या है? तो करंट टाइम पर जो सर्वोच्च न्यायालय की सेंशन स्ट्रेंथ है 33 है। कितनी है? 33। ये 2019 में अमेंडमेंट करके किया गया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं और ये कोलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है कि संख्या की वृद्धि कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो सर्वोच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कितना है? 65 है, और हाई कोर्ट की कितनी है? 62 है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वह अगर अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनको महाभियोग द्वारा हटाया भी जा सकता है। न्यायिक पुनर्वलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो जुडिशियल रिव्यू है इसका क्या अर्थ है सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में? तो उसका अर्थ है किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकते हैं। अगर कोई राज्य या सेंटर कोई कानून बनाती है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती है तो उसको क्या कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड कर सकती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? किसके बारे में पूछ रहा है? भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यायिक प्रणाली आधारित है किस पर? संविधान पर और कानून जो बनाए जाते हैं, जो सेंटर के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन पर न्याय प्रणाली आधारित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड डी हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? मोर देन वन। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल के पद क्या करता है? सेंटर को थोड़ा स्ट्रांग करता है। तो सेंटर को स्ट्रांग बनाना कहाँ से लिया गया है? ये आपका कनाडा से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कनाडा से ही राज्यपाल का पद भी लिया गया होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। और क्या कहा गया है? इस संविधान के अनुसार वो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कार्य भी करेगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन इसमें? राज्यपाल हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो राज्य का राज्यपाल किस द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वो कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र भी दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। तो राज्य की विधायिका में कौन कौन सम्मिलित होता है? विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। जहाँ पर विधान परिषद है तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ओनली 4 हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल तो होता ही है, विधानसभा होगी और विधान परिषद जहाँ जहाँ पर होगी। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारियों को उपयोग कर रहे हैं थे जो उनके पद में निहित हैं। किस आर्टिकल के तहत किया गया ये अनुच्छेद 175 क्लॉज 2 के तहत बताया गया है। अगला क्वेश्चन आता है आज हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारत में राज्य विधानपालिका यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? ये क्वेश्चन बताना नहीं पड़ेगा आपको, आप लोग इसको बताइए कमेंट करके कि उच्च सदन इसका पूछ रहा स्टेट का, तो स्टेट का उच्च सदन कौन होता है? तो आपका उच्च सदन कौन हो जाएगा? लोअर सदन आपका विधानसभा हो जाएगा और उच्च सदन आपका क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विधान परिषद। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग
कौन सा 149 कौन सा हो जाएगा? विधान परिषद। कहाँ पर दिया इसमें आपका? विधान पालिका परिषद। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? इसका पूछ रहा है स्टेट का। तो स्थानीय निकाय पंचायतों के सदस्य इसके द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक के द्वारा चुने जाते हैं, स्नातक के द्वारा भी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपतियों के द्वारा चुने नहीं जाते हैं। ठीक है। तो अगर बात किया जाए तो संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया और इसमें क्या बताया गया है? इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा, यानी कि 1/3 सदस्य किसके द्वारा? स्थानीय निकाय के द्वारा, और 1/12 सदस्य जो न्यूनतम 3 वर्ष से स्नातक स्टूडेंट हो उनके द्वारा, और 1/12 सदस्य ये अध्यापकों के द्वारा चुने जाते हैं जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर के नहीं होने चाहिए, और 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा शेष राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाते हैं? नामांकित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? इसका विधान परिषद का किसके द्वारा संरचना या विघटन किया जा सकता है? ये आपका पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। ये अधिकार सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? क्या पूछ रहा है? जो अपर हाउस है स्टेट में कहाँ कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अपर हाउस कहाँ कहाँ पर है? तो केरल में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश, बिहार। तो इसमें आपका ओनली कहाँ पर है? बिहार में है। करंट में 6 स्टेट में आपका क्या है? विधान परिषद है। कितने स्टेट में? 6 स्टेट में। आपका कौन कौन स्टेट है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी देश, पड़ोसी प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश एंड बिहार दोनों पड़ोसी हैं। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पड़ोसी कौन हो गया? कर्नाटका। 4 हो गए। उसके बाद आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश का पड़ोसी कौन? तेलंगाना। ये आपके 6 स्टेट हैं जहाँ पर क्या है? विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान कौन करती है? कि आपका अनुच्छेद 170 क्या करता है? विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद आपका 176 क्या कहता है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तथा अनुच्छेद 178 ये विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताता है। ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं, 170 में बताया गया आपका कि निर्वाचन के बारे में। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। तो त्यागपत्र किसको सौंप सकता है? वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं। किसी उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ये किस उच्च न्यायालय ने कहा था? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन सा एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो मोर देन 1 स्टेट के लिए कार्य करता है? तो अब कौन सा है? असम। असम में जो गुवाहाटी है वो स्टेट, गुवाहाटी उच्च न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय, ये क्या करते हैं? मोर देन 1 स्टेट के लिए कार्य करते हैं। मुंबई आपका, मुंबई गोवा के लिए, और गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेटों के लिए कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय की समीक्षा है, क्या प्रकार है? ये क्या है? ये टाइटल सूट का मुकदमा है, यानी कि स्वायत्त अधिकार का केस चल रहा है वहाँ पर, ये जो कि खत्म हो चुका है अब। ये क्वेश्चन बिल्कुल अब पूछा नहीं जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो ये क्या पूछ रहा है अब? इस सेंटर के बारे में पूछ रहा है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करता है? तो आपका कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल आपका 324 क्या बताता है? ये आपका इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल कौन सा? 324। और आर्टिकल आपका 148। 148 किसके बारे में बात करता है? 148 आपका CAG के बारे में बात करता है। किसके? कैग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों का संघीय संसद राज्य विधानपालकों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ये आर्टिकल आपका 13 है। 13 क्या है? 13 काफ़ी ब्रॉड आर्टिकल है, इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? क्या पूछ रहा है? समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? अर्थात तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आप लोग बताइएगा कि अनुसूचियाँ कहाँ से ली गई हैं और अनुसूची किस, टोटल अनुसूचियाँ कितनी हैं, और आपका स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ये तीनों लिस्ट के बारे में कितने कितने आपके सब्जेक्ट हैं, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। करंट में जितने हैं, तो आपका पुलिस ये स्टेट का सब्जेक्ट है, शिक्षा आपका क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट है। ये पहले स्टेट सब्जेक्ट था, लेकिन इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया था। कृषि भी आपका स्टेट लिस्ट है और पुलिस आपका स्टेट लिस्ट है, लेकिन रक्षा आपका सेंट्रल लिस्ट में आता है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग के बारे में 280 आर्टिकल में बताया गया है। किसमें? आर्टिकल 280 में बताया गया है। और रही बात आपका आर्टिकल 269, कौन सा? आर्टिकल 269 में क्या है? ये भी वित्त आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ये किससे संबंध रखेगा? संघीय वित्त आयोग ये राज्य और केंद्र के बीच में वित्त के वितरण के संबंधित में ये संबंध रखता है। क्या करता है? सुझाव देता है कितना कितना डिवीजन करना है मनी का। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, 15 मार्च 1950 की योजना की स्थापना हुई थी। और इस योजना आयोग के जगह पर अब क्या है? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ चुका है। योजना आयोग को क्या कर दिया गया? सस्पेंड कर दिया गया, उसकी जगह क्या कर दिया गया है? नीति आयोग ला दिया गया है। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? 13वीं लोकसभा का। तो किस पार्टी के थे? ये तेलुगु देशम पार्टी के थे, यानी कि TDP। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है?
तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी की दर्जा देने का अधिकार सिर्फ चुनाव आयोग को है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है, ये भी सही है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। अभी फिलहाल में आम आदमी पार्टी को मिला है, मोर देन 4 स्टेट में उनका क्या है, स्टेट पार्टी की दर्जा प्राप्त हुआ है। उसी आधार पर क्या किया गया, नेशनल पार्टी घोषित किया गया। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। और करंट में नेशनल पार्टी कितने हैं, 8 नेशनल पार्टी हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों के परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो सरकारी रिपोर्ट कब आई थी, तो ये आई थी सरकारी रिपोर्ट 1987 में आए थे। ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित थे। इससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आते हैं, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा ये चुनाव कराया जाता है। हमने आपको आई थिंक पीछे आपको जो नेशनल पार्टी 8 बता दिए हैं। टोटल करंट में नेशनल पार्टी 6 हैं, जिसमें से आपके कौन कौन से हैं? आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी अर्थात बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी है, मार्क्सिस्ट है, उसके बाद कौन सी आपकी है, एनपीपी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ये आपकी 6 नेशनल पार्टी हैं। हमने गलत बता दिया था आपको 8, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट का विषय है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जो 29 यानी कि 29 कार्यों की सूची किस में दिया गया है? अनुच्छेद 243। सॉरी आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, फिर से बोल दे रहा हूँ क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची के किस अनुच्छेद के तहत दी गए हैं? तो ये आर्टिकल आप कौन सा है? आर्टिकल आपका 243 जी है, 243 जी। इसके तहत क्या बताया गया कि 29 सब्जेक्ट होंगे किसमें? आपका पंचायती राज में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसमें से कौन सा जो 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो आपके ये ग्रामीण खेल, ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। आपकी 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कुल कितने सब्जेक्ट हैं? टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 29 सब्जेक्ट हैं। और इसमें कुछ बता एक्सप्लेन कर दे रहा है। इसमें आपका पुस्तकालय हो गया, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि सब क्या है? आपका स्टेट सब्जेक्ट जो पंचायती राज के हैं उसके 29 सब्जेक्ट में से एक हैं। आप लोग ये समझ लीजिए पंचायती राज में क्या क्या आएंगे, जो अधिकतर गांव से रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे, जो गांव से रिलेटेड काम होंगे वो आपके किस में? पंचायत में आएंगे, संबंधित होंगे। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, साफ सफाई हो गई, स्ट्रीट लाइट हो गई, ये किस में आएंगे? सब आपका पंचायत राज में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग,
निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था किसका हुआ था? ये ग्राम पंचायत का। ये आपका भाग संविधान के भाग 9 में दिया हुआ पंचायती राज, और अनुसूची 11वें अनुसूची में आपको किसके बारे में बताया गया है? पंचायती राज के बारे में। और आर्टिकल कौन सा है? 243 से 243 आड़ा के तहत पंचायती राज के संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले जो पंचायती राज के अवधारणा दिए थे, किसने दिया था? बलवंत राय मेहता के द्वारा 1957 में रिपोर्ट दी गई थी। किसके बारे में? विकेंद्रीकरण के बारे में, यानी डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में, और त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की थी। और इसी को 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को क्या कर दिया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों का संगठित करने का निर्देश देता है? तो इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो स्टेट को बताता है कि आप ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे? तो आर्टिकल आपका टीपीएसपी में दिया हुआ है, आर्टिकल आपका 40 है। गांधीयन प्रिंसिपल में आता है आपका, कौन सा? गांधीयन प्रिंसिपल में आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? तो आर्टिकल सेम बताया हमने, कौन सा है? 40 है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? ये 3 स्टेडियम में है, कौन कौन से? पंचायत, ब्लॉक और जिला लेवल पर। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये स्टेटमेंट सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो आपका इसमें तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, तो 3 स्तरीय प्रणाली में कौन कौन से आते हैं? हमने अभी बताया, ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ये 3 आपके आते हैं। ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, इनको बोला क्या जाता है? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद, ये बोले जाते हैं। इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपको कन्फ्यूजन इसमें आ हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? सत्ता को विकेंद्रीकरण करना, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, यानी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना था, जिससे कि गांव तक भी विकास आसानी से हो सके। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या है हमारा? सफलतापूर्वक कार्य है तो पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो पंचायती राज को पूरा सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए किसकी सहायता पड़ती है? तो उसके लिए स्थानीय जनता की सहायता की जरूरत होती है, क्योंकि स्थानीय जनता के बिना भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न क्या है? अधूरा सा रह जाएगा। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, यस, शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन का प्रतिनिधित्व करता है, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, ये सब है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आलाप एवं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आलाप एवं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्या है? पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो किस रूप में संगठित किया गया है ये? तो आपका भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के तहत संगठित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन के पंचायती राज और 74वें नगर पालिका को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया था। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। इसमें बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। तो आप लोग ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे? बलवंत राय मेहता, इसमें 3 वर्ड हैं, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की। अशोक मेहता में 2 वर्ड हैं, तो आप लोग समझिए कि
दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। कौन? अशोक मेहता ने। त्रिस्तरीय किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने। और बलवंत राय मेहता ने कब अपनी रिपोर्ट दी थी? 1957 में। और अशोक मेहता ने 1977 में। और 1985 में, कब? 1985 में GVK राव समिति का गठन हुआ था और इन्होंने 4 यानी कि 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। किसकी? 4। और 1986 में LM सिंघवी समिति बनी थी और 1988 में PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? सेम क्वेश्चन होता है, कौन थे? बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन से विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का वैशिष्ट्य नहीं है? देखते हैं इसमें, स्वायत्तता, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास का नहीं जागना। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे आत्मविश्वास और बढ़ेगा ना कि घटेगा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और राजस्थान के बाद कहाँ लागू किए गए थे? तो राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश में लागू किए गए थे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था और उसके तत्पश्चात आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। और इस क्रम में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बन गया था पंचायती राज लागू करने में। ठीक है, आप लोग थोड़ा 1 सेकंड दीजिएगा, फोन आ गया है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था। तो अभी सेम क्वेश्चन का आंसर हमने बताया था, कहाँ किया गया था? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने पंचायती बनाने की सिफारिश की थी? तो सबसे पहले किसने किया था पंचायती बनाने का? नया पंचायत पूछ रहा है किसके बारे में? नया पंचायत बनाने की सिफारिश किसने किया था? नया पंचायत बनाने की सिफारिश अशोक मेहता कमेटी ने की थी। किसने? अशोक मेहता कमेटी ने नया पंचायत गठन करने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ये आता है, स्वच्छता आता है, जनउपयोगी सेवा आता है, उसके बाद सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव इसमें नहीं आएगा। ये आपका किसमें है? कार्यपालिका के क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये अभी बता चुके हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मिला था आपको, पंचायती राज प्रणाली किस में है? स्टेट लिस्ट में है। टोटल कितनी कितनी सातवीं अनुसूची में कितनी सूची हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया है? तो आपका बिहार जो स्टेट है वहाँ पर 50% रिजर्वेशन है, उत्तराखंड में भी 50% है, मध्य प्रदेश में 50% है और हिमाचल में भी। मतलब आलाप एवं हो जाएगा इसमें आपका रिजर्वेशन वाला। यहाँ पर महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। इनमें से और कौन कौन से राज्य हैं? तो आपके आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षित किए गए सीटें। कौन कौन से स्टेट आपका? बिहार हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। यहाँ पर महिलाओं के लिए 50% पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोग कमेंट करके बताइएगा तो उत्तर प्रदेश में कितना आरक्षण है। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है?
तो कब तक बोल रहा है ये? 2010 तक बोल रहा है। 2010 तक कहाँ पर हो गया था आपका? बिहार, एमपी और हिमाचल में। आपका ए और डी तो सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुए थे? तो ये सबसे पहले 64 संविधान संशोधन बिल से हुई थी, लेकिन ये बिल क्या हो गया था? पास नहीं हो पाया था। ये राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, लेकिन ये बिल क्या हुआ था? पास नहीं हो पाया था। उसके बाद 72, उसके बाद क्या किया गया था? 73 संविधान संशोधन 1992 के तहत ये इसको वैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त मिल गई थी इसको। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तभी बताया हमने, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संवैधानिक स्वायत्तता प्राप्त हो गई थी 1992 में पंचायती राज को। और 74 के तहत 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किसको? नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिल गया था। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तभी बताया किससे है? ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? क्या पूछा है? पंचायती राज। तो भूमि सुधार कार्यान्वयन ये आता है। जुडिशियल रिव्यू ये बिल्कुल नहीं आता। ये किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें तो ऑप्शन ढूंढना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो कहाँ पर विधेयक लाया जाएगा? वो पार्लियामेंट में, अर्थात या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। तो पहला संविधान संशोधन कब लाया गया था? तो पहला 1951 में ही लाया गया था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ थे उसमें बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को चेंज किए गए थे। और इसी में आपका क्या 3 वर्ड ऐड किए गए थे किसमें? प्रियम्बल में। कौन कौन से? सेकुलर सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? यानी ओबीसी आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसे कौन थे? काका साहब कलेलकर थे, काका कलेलकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा क्या अखिल भारतीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसका पूछ रहा है? राज्य लोक सेवा आयोग। ये स्टेट के बारे में कह रहा है, तो इसका कौन करेगा? राज्य के राज्यपाल करेंगे। लेकिन इनको हटाने का अधिकार किसके पास है? हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट के संस्करण क्या है? तो वीवीपैट का संस्करण कौन सा है? M3 है। भारत की वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम में सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले आपका प्रेसिडेंट आते हैं। इनमें से क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल आपका 300 किससे संबंधित है? तो आपका मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है, आर्टिकल 300। ठीक है। और आपका 300A जो आपका पहले 7वां मौलिक अधिकार था, कौन सा 7वां मौलिक अधिकार था? संपत्ति का अधिकार। उसको उठा के कहाँ रख दिया गया? अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे 300A में रख दिया गया है।
तो यहाँ पर आपका पॉलिटी का सेक्शन समाप्त होता है। तो आप लोग बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोग को, कमेंट आप लोग ज़रूर करिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड आप इसको अपने दोस्त तक भी शेयर जरूर करेंगे। सो क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।